हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो हमने क्या शुरू किया था, पीवाई क्यूज। ठीक है, पीवाई क्यूज का एक सेशन मैंने लिया है, एक सेशन सर ने लिया है। अभी तक आपका पॉलिटी का एक सेशन हुआ है और हिस्ट्री का एक सेशन हुआ है। टुडे इज योर सेशन नंबर 3, पॉलिटी सेशन नंबर 2। ओके, सो आई होप अभी तक जो अभी हमने डिस्कस किया आपको समझ में आया है एंड यू नो की रेलेवेंस क्या है इस सेशन की। तो विल कंटिन्यू विद सेशन नंबर 2 ऑफ पॉलिटी। इसमें हम क्या देख रहे हैं, 2021 के क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 18 विल स्टडी। देन ऑफ पॉलिटी, ठीक है, 1 to 10 हमने कवर किए थे। देन विल डिस्कस, एनालाइज दी पेपर, राइट। कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन से क्वेश्चंस नहीं करने हैं, कौन से क्वेश्चंस छोड़ने हैं और कौन से क्वेश्चंस पे, किन टॉपिक्स पे आपको ज्यादा फोकस करके पढ़ना है। ठीक है, तो ये सब हमारा प्लान रहेगा। ठीक है, तो लेट्स लुक इनटू क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, एंड और हाँ, अगर किसी को 1 to 10 में कोई भी डाउट है, कोई भी कुछ चीज नहीं समझ में आई है, प्लीज रीच आउट टू मी। यू कैन टेक्स्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप ऑल्सो, यू कैन रीच मी आउट थ्रू टेलीग्राम ऑल्सो, या फिर आप कॉमेंट सेक्शन में भी कर सकते हो। ओके, so question number 11 is a conceptual question which is from political theory. It says which one of the following best define the term state. तो basically हमसे क्या पूछा है, best definition of state out of the 4 options given. So please focus on best defines. ठीक है, इसका मतलब इन सब चारों में से सबसे अच्छी कौन सी है, that means you have to focus on the most comprehensive definition of state. ठीक है, so the very first statement is a community of person permanently occupying a definite territory, independent of external control and possessing organized government. So there are 4 elements. One is your community, that means your people, element number one. Element number two, occupying a territory, that means second element is territory. Third is your independent of external control, that means sovereignty. And then possessing an organized government is your fourth element. So statement 1 has 4 elements. Coming to statement 2, it says a politically organized people of a definite territory. So people 1, territory 2, and possession of an authority 3, maintain law, order, protect their natural rights, and safeguard their means of sustenance. So it has 3 elements. ये role of governance दिया है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन भले इसमें स्टेटमेंट लंबी है, एलिमेंट्स आर 3, तो ये तो नहीं होगा। इफ एनीथिंग हैज टू बी मोर कॉम्प्रिहेंसिव, विल हैव टू सरपास द 4 elements. Then a number of person who have been living in a definite territory for a very long time with their own culture, tradition and government. Okay, so यहाँ पे भी you have person, you have definite territory, then you have government. So यहाँ पे भी 3 element है. The fourth is a society permanently living in a definite territory with central authority. Again these 3 elements. लेकिन fourth element which is your sovereignty is not mentioned here, right? तो बेसिकली इसके अंदर आपको क्या देखना है कि कौन से स्टेटमेंट के अंदर सबसे कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है, दैट इज योर स्टेटमेंट नंबर 1। ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर। सी, रिसेंटली ना आई हैव बीन वॉचिंग अ लॉट ऑफ रील्स ऑन सोशल मीडिया जो ये बोल रहे हैं कि आपको टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप सिर्फ एआई के पास जाओ, चैट जीपीटी के पास जाओ, टॉपिक दो और क्वेश्चंस उनसे फ्रेम करा लो, दे विल क्रिएट द बेस्ट क्वेश्चंस और आपको टेस्ट सीरीज के अंदर पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सी दैट टू एन एक्सटेंट आई अग्री इज करेक्ट विच सेज कि नो डाउट एआई आपके बहुत अच्छे क्वेश्चंस बना के देगा। सब दुनिया में इफ आई से कि सबसे अच्छे क्वेश्चंस कोई बना के देगा, यूपीएससी लेवल को भी बीट कर देगा एआई इन क्रिएटिंग क्वेश्चंस, नो डाउट। बट प्लीज अंडरस्टैंड यार, टेस्ट सीरीज का मतलब सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होता। ठीक है, टेस्ट सीरीज के 2 पैरामीटर्स और भी होते हैं। वन इज टू नो वे यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ योर कॉम्पिटिशन व्हेन यू अपीयर इन एनी टेस्ट सीरीज। ठीक है,
वहां पे सिर्फ आप नहीं हो, देर आर थाउजेंड्स मोर स्टूडेंट्स हु आर अटेम्प्टिंग, राइट? तो से फॉर एग्जाम्पल वही उन्हीं बच्चों के साथ ही तो बैठोगे ना आप पेपर में, माना कि सारे नहीं होंगे बट एक पूल तो होगा। तो अगर आप उसमें 100, 200, 1000 में रैंक लेके आ रहे हो, तो जब आप बाकी सबके साथ compete करोगे इन योर मेन एग्जाम, यू नो कि अगर 1000 तक की रैंक आ रही है तो वहां पे मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा। क्योंकि इवेंचुअली एक पास होने का गेम नहीं है, यहाँ पे कट ऑफ का गेम है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि जैसे सी सैट में 33% ला दिया तो क्वालिफाई कर दिया, नहीं। यू हैव टू नो, यू हैव टू बी बेस्ट अमंग योर कॉम्पिटिशन, ठीक है? तो कट ऑफ का है, परसेंटेज का गेम है, परसेंटेज का गेम नहीं है, ठीक है? तो ये एक पर्पस होता है टेस्ट सीरीज का। दूसरा, इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको पढ़ना, इसको समझना, नॉट नेसेसरीली हर क्वेश्चन आपने पहले से पढ़ा हुआ है, लेकिन आप अपनी रीडिंग को, अपने नॉलेज को अप्लाई भी करते हो। 120 मिनट्स के अंदर 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो एंड विद द एग्जाम प्रेशर, ठीक है? जब तक आप टेस्ट पेपर में बैठ के 2 घंटे बैठ के पेपर ही नहीं दोगे, अपना एग्जाम प्रेशर कैपेबिलिटी ही चेक नहीं करोगे कितना ले सकते हो, तो यू विल नॉट बी एबल टू गिव द एग्जाम इन द सेम वे दैट यू आर सपोज टू गिव, ठीक है? तो सिर्फ टेस्ट सीरीज का पर्पस क्वेश्चंस सही नहीं होता, उसका पर्पस आपके आपकी एग्जाम प्रेशर हैंडल करने की कैपेसिटी को इंक्रीज करना होता है, और दूसरा कंपटीशन को इंक्रीज करना होता है, यू नो कि कॉम्पिटिटिवनेस कितनी है आपके अंदर। तो इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो गिमिकी है, दैट शुड नॉट बी देयर। तो इफ somebody is saying कि टेस्ट सीरीज मत प्रैक्टिस करो, आई थिंक दैट इज रॉन्ग। देयर आर थाउजेंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन प्रैक्टिस एनीवेज इन योर होम, आप एआई से कर लो, बट एटलीस्ट एक टेस्ट सीरीज तो जरूर प्रैक्टिस करो, बिकॉज अदरवाइज यू विल नॉट नो वे यू स्टैंड, ठीक है? और एग्जाम डे पे फिर फेल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। सो दैट इज अ मिथ, वो जो बोल रहे हैं दैट इज जस्ट गिमिकी, जस्ट टू सेल इट, just to make it more viral, but it is not true. Okay, let's see the explanation. We'll come back to our topic now. So, the four pillar of states are पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नेंस एंड सॉवरेनिटी। मैं ये बोल रही हूँ कि मान लो आपको ये भी नहीं पता है, लेकिन जब आप ये देख रहे हो और आप ये देख रहे हो कि तीन जो स्टेटमेंट है उसके अंदर भले ही वर्डिंग अलग है, तीन पैरामीटर सेम है, एक ही स्टेटमेंट है जिसमें चौथा पैरामीटर अलग है, तो दिस इज हाउ यू अप्लाई योर सेल्फ कि भैया इसके अंदर से ऑड वन आउट तो यही है ना, क्योंकि इसके अंदर चार है, बाकी सब बात तो सेम ही बोल रहे हैं, भले ही एक ने गवर्नमेंट के पिलर्स बता दिए, एक ने गवर्नमेंट का फंक्शन बता दिया, बट उसके बियॉन्ड तो कुछ भी नहीं किया ना। तो यू कैन वेरी वेल गेट योर आंसर्स करेक्ट जस्ट बाय फाइंडिंग सम फ्लॉज इन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन की व्हाट इज एक्चुअली द ऑड वन आउट, लेकिन वो आप तभी गेज कर पाओगे जब आपने इनफ प्रैक्टिस करी है। ओके, सो दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर हियर इज आंसर ए, ठीक है? नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 12, factual question and on Indian judiciary. So, with reference to Indian judiciary, consider the following statements. Any retired judge of Supreme Court of India can be called back to sit and act as a Supreme Court judge by Chief Justice of India with prior permission of President of India. ठीक है? So, this is a statement about acting judge. ठीक है? ये आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से लिया है, करेक्ट? और इसके अंदर आपको तीन चीजें चेक करनी है कि एक तो हमें पता है कि एक्टिंग जज का कॉन्सेप्ट है ही, तो वो तो ठीक है। उसको कॉल कौन कर रहा है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और परमिशन किसकी चाहिए? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। क्या ये दोनों चीजें करेक्ट है या नहीं है? तो ये आपको पता होना चाहिए बिकॉज इट्स वेरी स्टैंडर्ड। देन यू हैव अ हाई कोर्ट इन इंडिया हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज द सुप्रीम कोर्ट डज। तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। वाई? बिकॉज हाई कोर्ट की जो पावर है रिव्यू करने की ऑन जजमेंट को इज नॉट एज फार एज सुप्रीम कोर्ट, ठीक है? तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की तो बहुत ही एक्सप्लिसिट है पावर, लेकिन जो हाई कोर्ट की है वो एक्सप्लिसिटली नहीं है, वो इम्प्लिसिट है अंडर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अंडर आर्टिकल 215, जहाँ पे अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो उसके आर्टिकल 137 में इट इज क्लियरली मेंशन दैट सुप्रीम कोर्ट हैज अ पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट, बट हाई कोर्ट्स की एक्सप्लिसिट नहीं है और उसका बेस भी इतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है? सो दैट इज व्हाई द स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। इट वुड हैव बीन करेक्ट अगर स्टेटमेंट यहाँ तक होती, हैज द पावर टू रिव्यू हिज ओन जजमेंट, बट एज दे हैव सेड
as the Supreme Court does. No, it does not have parallel power to Supreme Court. So that is why statement 2 is incorrect. All right. Then move to question number 13. It says, which one of the following factors constitutes the best safeguard to liberty in a liberal democracy? यहाँ पे again you have a question on political theory. So please, aspirants, please focus कि question from political theory, that means conceptual question polity से बहुत आते हैं. ठीक है, अभी हमने इसमें देखा है there you have around 3 to 4 questions फ्रॉम पॉलिटिकल थियोरी, तो डू नॉट मिस दिस पार्ट. एंड ये कहीं बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब स्पेसिफिकली ऐसा नहीं है कि इसके लिए बहुत सारी बुक्स पढ़ने की जरूरत है. एक आपकी पॉलिटिकल थियोरी की बुक है, आप वो पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी. अदर देन दैट, वेन एवर यू आर रीडिंग समथिंग इन द न्यूज पेपर, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म था, इट केम इन द न्यूज पेपर देन केम इन द एग्जाम. ठीक है, तो आप वहां पे देखो कि व्हाट दे आर ट्राइंग टू डिफाइन. मोर सो जितना आप अंडरस्टैंड करने की कॉन्सेप्ट्स को कोशिश करोगे रादर देन जस्ट रट्टाफाइंग इट, उतना आपको हेल्प करेगा ये क्वेश्चन. सो लेट्स सी. लिबर्टी का बेस्ट सेफगार्ड कौन है डेमोक्रेसी के अंदर? अ कमिटेड जुडिशरी, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इलेक्टेड गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर्स. ठीक है, 4 ऑप्शन है. अगर हम कमिटेड जुडिशरी की बात करें, कमिटेड जुडिशरी का मतलब क्या है? इसका सिंपली मतलब ये है कि जुडिशरी इज कमिटेड टू द गवर्नमेंट. दैट मीन्स our judiciary is listening to what government is saying. Rather, हमें क्या चाहिए? इंडिपेंडेंट जुडिशरी. इफ यू वांट कि सिटीजन्स की लिबर्टी रहे, ठीक है, तो वी वांट इंडिपेंडेंट जुडिशरी. दैट इज व्हाई इंडिया में वी हैव judicial independence. तभी for every fundamental right of ours we can reach out to Supreme Court, right? Then you have centralization of power. देखो, कभी भी liberal societies के लिए you need decentralization of power. सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जहां पे भी होगा वहां पे लिबर्टी नहीं होगी, वहां पे ऑटोक्रेटिक रूल होगा. ठीक है, जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे था, या फिर आप चाइना में भी देख सकते हैं. देन इलेक्टेड गवर्नमेंट ठीक है, बट डायरेक्ट इनडायरेक्ट इतना भी इस चीज का नहीं होता. ठीक है, एंड देन यू हैव सेपरेशन ऑफ पावर. सेपरेशन ऑफ पावर इज मस्ट, बिकॉज अगर आपके पास सेपरेशन ऑफ पावर है और अलग अलग अथॉरिटीज का अलग अलग रूल है, देन दे कैन take care of our liberty, right? Because they have separate powers, separate roles, and one is there to counteract the other, like we have in India. तो अगर इस क्वेश्चन का अगर आपको नहीं भी आता तो आप इंडिया का देखो. इंडिया में डू वी डोंट हैव कमिटेड जुडिशरी, वी डोंट हैव डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, we do have elected government, but separation of power is more important than elected government, right? So that is why answer is D. It prevent tyranny, it checks and balance and preserve liberty. ठीक है, so this is. So another thing about elected government is, जैसे अगर मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट भी आ जाती है, इलेक्टेड इज इम्पोर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी, बट अगर आपकी सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है एंड देर आर नो चेक्स एंड बैलेंसेस, तो अगर आपकी मेजोरिटी गवर्नमेंट आ गई तो देन इट कैन लीड टू टायरनी ऑफ majority. So that is why answer is D. Coming to question number 14, which is your DPSPs. So under the Indian Constitution, concentration of wealth violates the right to equality, directive principle of state policy, right to freedom, and concept of welfare. The answer here is डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. ठीक है, इट वायलेट्स आर्टिकल 39C which direct the state to prevent the concentration of wealth. It was directly from the constitution wording. अगर आपने एक बार भी पॉलिटी की बुक पढ़ी है या आपने अपना बेयर एक्ट देखा है तो यू वुड हैव नोन दिस आंसर. करेक्ट. ठीक है, then is your question number 15, which says, which is the position of right to property in India? So right to property, legal right available to citizen only, legal right available to any person, fundamental right available to citizen, neither fundamental right nor legal right. ठीक है, तो ये तो गलत है, इट्स राइट. ठीक है, अब फंडामेंटल है या लीगल है? फंडामेंटल राइट होता तो पार्ट 3 में होता. जब राइट टू प्रॉपर्टी आया था, इट वॉज इन पार्ट 3, but it was later that it was removed
from the part 3 and put it under Article 300 as a legal right. So it is a legal right. But is it available to citizen or to any person? It is available to any person. See, because अगर आप सिर्फ सिटीजन के लिए लिमिट कर दोगे राइट टू प्रॉपर्टी को, नाउ इमेजिन अ एमएनसी हु वांट्स टू कम टू इंडिया. They want their land, they want their real estate where they can set up their offices. How will they do that? If as a citizen, if they are not the citizen, so it will restrict the rights of people. जैसे foreign settlements भी नहीं हो पाएंगी. तो that is why we say कि right to property is available to any person, right? The correct answer here is answer B, so that you have more liberal country, ताकि आप इन foreign investment को भी ला सको. ठीक है. Then come your question number 16. What was the exact constitutional status of India on 26th January 1956? It is a question from your preamble. It is a very basic question. अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है, उसका पहला या दूसरा पैराग्राफ प्रियम्बल के चैप्टर का पढ़ा है, you know this. Even if you haven't read Lakshmikant, if you have opened the very first page of your Bear app, you know this answer, right? So the question is a democratic republic, a sovereign democratic republic, a sovereign secular democratic republic, a sovereign socialist secular democratic republic. The socialist and secular were later added. Sovereign democratic republic was there. So the answer is B. Okay, so the two words were added under the 42nd Constitutional Amendment Act, which is also known as your mini constitution, right? Three words that they added was socialist, secular, integrity. All right, so that is why the answer here is B. Then come to question number 17. Again, a question on political theory. Mind you, it's very important. Constitutional government means a representative government of a nation with federal structure. ठीक है. Constitutional government, a government whose head enjoys nominal power, a government whose head enjoys real power, a government limited by the term of the constitution. So what do you think is the right? Please pause and answer this question. ठीक है. Then go to the explanation. What it's saying, representative government है nation की federal structure. ठीक है. Government with whose head enjoys the nominal power, government whose head enjoys the real power, ठीक है. Government limited by the terms of the constitutional. तो ये तो आंसर है डी. ठीक है. Simply means because it is limited by the terms of constitution. ये तो presidential और parliamentary government के terms है, तो this is not correct. The correct answer is D. All right. So then come the last question, which is question number 18, awards. Consider the following statement in respect to Bharat Ratna and Padma Awards. Bharat Ratna and Padma Awards are titled under Article 18(1) of the Constitution of India. Padma Awards, which were instituted in the year 1954, were suspended only once. The number of Bharat Ratna awards is restricted to maximum 5 in a particular year. Now they are asking which one of the following is not correct. So this is from your fundamental rights. ठीक है. फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 18 बैन टाइटल. ठीक है. सो नॉट करेक्ट कौन कौन सी स्टेटमेंट है, तो आंसर हियर इज डी. तीनों ही गलत हैं बिकॉज दे आर नॉट टाइटल फॉर द. आप बोल सकते हो टाइटल इज जैसे राजा महाराजा, ये सब चीजें यूज नहीं कर सकते हो. ठीक है. पद्मा अवार्ड विनर, दे आर नॉट द टाइटल. ठीक है. Then art awards were instituted in 1954 but have been suspended more than once. 1978-79 में मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने किया था. Then 93 to 97 due to litigation in High Court and Supreme Court regarding their constitutional validity they were suspended. Alright. So see ऐसे questions का क्या होता है ना कि अगर आपको आता है you attempt, otherwise you don't take a chance. ठीक है. और you do not study specifically for these kind of question. ऑल्दो इसकी जो पहली स्टेटमेंट है इसका आंसर आपको पता होना चाहिए बिकॉज वो फंडामेंटल राइट से है, लेकिन
अगर आपको बाकी नहीं भी पता है यू कैन लीव, बट ये क्योंकि भारत रत्न पद्मा अवार्ड है तो जनरली न्यूज में रहते हैं तो चांसेस इनके क्वेश्चंस के आने के होते हैं। बट स्टिल इफ यू डोंट नो डू नॉट टेक अ चांस उस क्वेश्चन के अंदर, आप छोड़ सकते हो, ठीक है। Then, according to official guidelines, the number of Bharat Ratna awards is restricted to a maximum 3 in a particular year. 5 नहीं है, 3 है। तो ये ना बहुत ऐसे डिटेल्स हैं, ठीक है, जहाँ पे यू कैन नॉट बी श्योर, अगर आपको पक्के से नहीं पता है तो वहाँ पे एक एजुकेटेड गेस भी लेना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपको नहीं आता यू लीव क्वेश्चन बिकॉज अदरवाइज द चांसेस ऑफ नेगेटिविटी नेगेटिव मार्क्स शुड विल इंक्रीज, ठीक है। तो वो चीज़ें आप छोड़ सकते हो। नाउ लेट्स सी इसके क्वेश्चंस का क्या था। तो टोटल हमारे पास 18 क्वेश्चन थे, इसमें से डुएबल क्वेश्चन 13 थे। से हमने डिस्कस किया था कि कोई भी सब्जेक्ट में से जनरली यूपीएससी का टारगेट रहता है कि 60 टू 70% क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो आपने पढ़े हुए होते हैं, आपकी बुक्स में से होते हैं। 30-35% क्वेश्चन ऐसे होते हैं दे डेलिबरेटली पुट बिकॉज सी अंडरस्टैंड प्रीलिम्स ऐसा एग्जाम है जहाँ पे आपकी सिलेक्शन गारंटी नहीं होती लेकिन आपकी एलिमिनेशन गारंटी होती है, ठीक है। दिस इज द पर्पज ऑफ रिजेक्शन। तो वहाँ पे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका एप्लीकेशन ऑफ माइंड, आपके कैलकुलेटिव गेस, आपकी इमोशनल एबिलिटीज, आपके प्रेशर हैंडल सिचुएशन कैपेबिलिटी को चेक किया जाता है, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है, दे डेलिबरेटली गिव दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन एंड नाउ समबडी हु थिंक ओ पॉलिटी इज माय स्ट्रॉन्ग होल्ड, कि जब मैंने एग्जाम टेस्ट सीरीज में बैठ के दिया था मेरे पॉलिटी के सारे क्वेश्चन सही होते थे, तो नाउ इट इज मैंडेटरी कि मैं पॉलिटी के तो सारे क्वेश्चन करूं और हिस्ट्री में से कुछ छोड़ देंगे। तो थिंग्स विल नॉट वर्क लाइक दैट। आपको हर सब्जेक्ट के जितने बेसिक क्वेश्चन है ना सिर्फ वो ठीक करने हैं, बाकियों को छेड़ना ही नहीं है, ठीक है। तो अगर सपोज पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, इनमें से 15-15 क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से हैं, ठीक है, एंड देन साइंस एंड टेक एंड ज्योग्राफी, ऑन एन एवरेज यहाँ पे आप ये लगा लो 15 क्वेश्चन आते हैं सबसे। तो आप उसका 70% क्वेश्चन कर लो। से फॉर एग्जाम्पल आपने 10 क्वेश्चन करेक्ट कर लिए तीनों में से, 75 से भी ज्यादा, ठीक, कम। तो 10 हो गए 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन अगर आपके करेक्ट हैं और आपके नेगेटिव एरर बहुत कम है, 2 3 4 5 का ही है, तो योर चांसेस इज यू विल गेट 110 अराउंड मार्क्स, या 110-15। तो दैट मीन्स कि आपके चांस ऑफ सिलेक्शन इंक्रीज हो गया। लेकिन वहीं अगर आपने 60 क्वेश्चन ठीक करके 30 क्वेश्चन और मार दिए तो आपके नेगेटिव कितना बढ़ गया। तो उस चक्कर में क्या होता है, नेगेटिव के चक्कर में आपका सिलेक्शन कम हो जाता है। सी एनी विच वेज जब आप पेपर करने बैठोगे ना, आपको 30-35 से ऊपर क्वेश्चन शॉर्ट शॉर्ट आते नहीं होंगे। बाकी जो 30-35 क्वेश्चन है विच विल टेक टू 60-65-70 क्वेश्चन, वो बहुत एजुकेटिव गेस के ऊपर बेस्ड होंगे, जैसे ये पॉलिटिकल थियरी के होंगे। शॉर्ट शॉर्ट थोड़ी ना पता है आपको क्या ठीक होगा क्या नहीं, है ना। तो अगर उसके बियॉन्ड आप ऐसे क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करते हो जो बहुत ट्रिकी हैं, जो दिए इसलिए गए हैं कि आप उनको अटेम्प्ट करो और आपका नेगेटिव हो जाए, तो फिर तो सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाता है बिकॉज उन्हीं 30-35 में से ही आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो 3 ट्रिकी थे क्वेश्चन, बट यू नीड टू पुट एफर्ट ऑन द एंड लिवेबल्स आर क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। तो देवर 5 क्वेश्चंस थे जो लिवेबल थे। इफ आई टेक यू थ्रू दोज क्वेश्चंस, जस्ट अ सेक। आई टेक यू थ्रू द क्वेश्चंस। सी this prisoner wala question, then you have question number 6 which is your judicial custody, then question number 5 which is your right to city, then question number दिस इलेक्शन वाला बिकॉज इसमें एक आधे क्वेश्चन ऐसे थे जो मुश्किल थे। देन क्वेश्चन दिस वाज अ ट्रिकी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देन दीज वर द क्वेश्चन व्हिच वर सपोज्ड टू बी लेफ्ट अलोन, ठीक है। सो दिस वाज इट फ्रॉम पॉलिटी 2021। आई शैल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद क्वेश्चन ऑफ पॉलिटी फ्रॉम ईयर 2022। उसमें 12 ही क्वेश्चंस हैं, तो विल टेक इट इन वन वीडियो ओनली। ऑलराइट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।